वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है, डिग्री लेवल पर हम यहाँ अध्ययन करते हैं। कॉलेज है महात्मा गांधी कॉलेज। इसमें आज लेक्चर नंबर 1 और लेके 8/2024 में यहाँ पर ग्रेजुएशन में बीएससी के अंदर 3 पेपर पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। जो बायो ग्रुप से बच्चे होते हैं, उन बायो ग्रुप के बच्चों का जो बायो सब्जेक्ट है वो डिग्री स्तर पर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसके 2 हेड ब्रांच बनते हैं। एक जूलॉजी के नाम से जाने जाती है और एक बॉटनी के नाम से जाने जाती है। तीसरा जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसका अध्ययन करते हैं। आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बीएससी से संबंधित जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में और जूलॉजी सब्जेक्ट में जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है एनईपी 2020, उसके आधार पर जो सेमेस्टर है उसमें जो पेपर रखा गया है, पेपर फर्स्ट है जूलॉजी के अंतर्गत, जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी ठीक है का यहाँ अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हेड ब्रांच है जिसका नाम है जूलॉजी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द है, जो शब्द है वो है जूलॉजी, ठीक है। उसमें पहला शब्द है जू और दूसरा शब्द है यहाँ पर लॉजी, ठीक है। इसे जो पहला शब्द है जू, उसका मतलब है प्राणी, और लॉजी अब लॉगस से बना है, जिसका मतलब है अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसी विज्ञान को प्राणी विज्ञान या जूलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट रखा गया है सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है। इस सब्जेक्ट के पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में मुख्य रूप से जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता का हम यहाँ पर शाब्दिक अर्थ देखते हैं, अर्थात जैव विविधता क्या है, ठीक है। अर्थात प्राणियों में पाए जाने वाले विभिन्नता का जो अध्ययन किया जाता है, उसी अध्ययन के विज्ञान को ही प्राणी जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अर्थात जो प्राणी है कहीं न कहीं एक दूसरे से जो अंतर दर्शाते हैं, जो विविधता दर्शाते हैं, वो विविधता का जो आधार है, निर्धारण करना है, उस निर्धारण का जिसमें अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को ही हम जैव विज्ञान या प्राणी विविधताओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जैव विविधता कैसे उत्पन्न हुई, जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप में लेक्चर दे देते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर पहला शब्द है विविधता, अर्थात भिन्नताओं को प्रदर्शित करना ही विविधता कहलाता है, ठीक है। अब प्राणी कैसे विविधता के आधार को प्रेजेंट करता है, तो देखिए इधर पहली है इसकी संरचना के आधार पर प्राणी एक दूसरे से भिन्न रूप से लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम शेप की बात करते हैं, इसमें 2 प्रकार की स्थिति पढ़ते हैं संरचना में। एक को बाह्य संरचना, ठीक है, जिसको हमें मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मॉर्फोलॉजी। अर्थात यदि हम जंतु की शारीरिक अध्ययन करते हैं कि वो प्राणी किस प्रकार दिखाई दे रहा है बाहर से, तो उसका अध्ययन ही बाह्य साक्षी में करते हैं, जिसका एक शब्द है मॉर्फोलॉजी। दूसरी संरचना है आंतरिक, जिसमें जंतु की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है कि प्राणी आंतरिक रूप से क्या विभेदन प्रेजेंट करता है,
ठीक है, और उसको हम प्रेजेंट करते हैं एनाटॉमी, अर्थात इसमें हमें आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये दो संरचना है, आंतरिक और बाह्य संरचना। एक जंतु जो विविधता दर्शाता है वो है कार्य के आधार पर, और तीसरा है व्यवहार के आधार पर, अर्थात प्राणी कार्य व्यवहार के आधार पर भी एक दूसरे को विविध लक्षणों में प्रेजेंट करता है, अर्थात व्यवहार भी और कार्य भी एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं, और इनकी पहचान और इनका अध्ययन करना है प्राणी जैव विविधता में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं कि जो जैव विविधता है प्राणियों में ये किस प्रकार विकसित हुई, अर्थात प्राणी पहले जब जन्म हुआ था कैसा था। जैसे माना कि आप देखते हैं प्राणी सबसे पहले जल के अंतर्गत अर्थात जलीय आवास में विकसित हुआ, जल से वह स्थल में गया, स्थल से वह नभ में उड़ने लगा। ठीक है, तो आवास के आधार पर हम देखते हैं तो 3 प्रकार का एक आवास निर्धारण हो गया, जलीय, स्थलीय और वायवीय। ठीक है, अर्थात हम कहते हैं कि प्राणी में धीरे धीरे जैसे जैसे वायवीय परिवर्तन हुए, आकार के परिवर्तन हुए, जैविक परिवर्तन हुए, वातावरणीय परिवर्तन हुए, उन्हीं के कारण जंतुओं के संरचनाओं में, कार्य में और व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला कारण है जैव विविधता को उत्पन्न करने का, वो है आवास। ये पहला कारण है। ठीक है, पहला जो प्राणी था, यदि कोशिका की संरचना के आधार पर देखते हैं, ठीक है, तो एक कोश के प्राणी था। ठीक है, तो जो एक कोश के प्राणी था वो कैसे आवास में विकसित हुआ, वो आवास था जलीय। अब जलीय स्थिति में यदि हम देखते हैं तो जल भी 2 स्थितियों में निर्धारित होता है। एक तो होता है समुद्र के अंतर्गत, जिसको हम मैरीन या समुद्री आवास कहते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे? समुद्री आवास। ठीक है, अर्थात समुद्र में सॉल्टेड वाटर भरा रहता है। कैसा पानी भरा रहता है? सॉल्ट, तो इसे सॉल्टेड वाटर के आवास में इसको निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसे हमें मैरीन या सी वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें यह प्राणी जो सबसे पहले विकसित हुए, हमारी पृथ्वी पर जो जल का स्तर है वह 70% सागरों, महासागरों, नदियों, नालों के रूप में विकसित है, और जो 30% है वो स्थल के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें नदी और जो झील हैं उनके अंतर्गत कैसा पानी भरा रहता है? फ्रेश वाटर भरा रहता है। ठीक है, कैसा पानी भरा रहता है? फ्रेश वाटर, स्वच्छ जलीय आवास के नाम से जानते हैं। कौन सा आवास होता है? स्वच्छ जलीय आवास। तो ऐसे इन आवासों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो इन्हीं कंडीशन के आधार पर, सॉल्टेड, नॉन सॉल्टेड के आधार पर अपने आप को डिफरेंस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर जंतुओं में विविधताओं का विकास हो गया। दूसरा आवास है स्थलीय आवास, अर्थात जहाँ जल नहीं पाया जाता, अर्थात जल का जो ऊपर का कोठा भाग है उसी भाग को हम स्थलीय भाग बोले जाते हैं, और इस स्थल पर रहने वाले प्राणी ये स्थलीय आवास को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इस स्थलीय आवास में भी कई प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जैसे माना कि पठार भाग होता है, मैदानी भाग होता है, मुहाना भाग होता है। ठीक है, तो एक तो होता है पठारी भाग, पठारी स्थल होता है। ठीक है, एक होता है जिसे माना कि रेगिस्तानी, जिसको क्या कह सकते हैं? मरुस्थल। तो ये मरुस्थल के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, एक पर्वतीय हो सकता है, पहले तो यहीं पर। ठीक है, एक ये जो मरुस्थल है उसमें क्या भरा रहता है? रेत, तो से रेतीली आवासीय क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में जो आवास है ज्यादातर वो रेतीली स्थिति का है, अर्थात उसी के आधार पर राजस्थान को हमें रेगिस्तान के नाम
से रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद में जो है वो मैदानी भाग होते हैं जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की स्थिति। तो इन आवासों पर भी अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, वातावरण पाया जाता है, जिससे जंतुओं के अंतर्गत कई परिवर्तन देखने को पाए जाते हैं, अर्थात उसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान के प्राणियों में विभिन्नता को दर्शाने लगते हैं। तीसरा जो इन दोनों के आधार पर यदि हम तीसरा और देखते हैं तो वो है वायवीय आवास। वायवीय आवास क्या होता है कि ऐसे प्राणी जो वातावरण में पंखों के सहारे उड़ते हैं, वैसे प्राणियों को हम जिस आवास में रखते हैं वो आवास होता है वायवीय। अर्थात जो पक्षी होते हैं न तो स्थल पर बैठते हैं न जल में रहते हैं, वो पेड़ पौधों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऊपर जो रहते हैं ऐसे प्राणियों को हमें वायवीय आवास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो हम आवास के आधार पर हम इस जंतुओं में क्या उत्पन्न कर देख सकते हैं, जैव विविधता को देख सकते हैं कि प्राणी एक दूसरे से इन आवासों के परिवर्तन के कारण भी अलग अलग रूपों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि आवास कैसे एक दूसरे प्राणियों में एक विविधता उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, अर्थात प्राणी जिस आवास में रहता है वह उस आवास के अंतर्गत होने वाले जो भी परिवर्तन है उन परिवर्तनों से गुजरता है और उसी परिवर्तनों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का कार्य करता है। इसलिए जल में रहने वाला प्राणी अपने अंतर्गत जलीय अनुकूलन प्राप्त करता है, स्थल में रहने वाला प्राणी अपने अंदर स्थलीय अनुकूलन प्राप्त करता है और वायवीय प्राणी वायवीय वातावरण में रहकर वायवीय अनुकूलन को प्राप्त करता है। अर्थात ऐसे अनुकूलन आवास के कारण विकसित हो जाते हैं। यदि हम जल में रहने वाले प्राणी को स्थल पर लेके आते हैं तो वह उसके लिए अयोग्य हो जाता है। जैसे माना कि हम मछली है, कंप्लीटेड वाटर के अंतर्गत जीवन यापन करती है, यदि इसको स्थल पर रख देते हैं तो उसके अंतर्गत वह स्थलीय क्षेत्र अनुकूलित नहीं रहता है, इसलिए वह कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात उसका जो जीवन व्यतीत हुआ है वो किसमें हुआ है, जलीय आवास में, अर्थात उसमें परिवर्तन क्या हुए, जलीय रूप में हो गए। इसलिए एक वायवीय प्राणी एक जलीय प्राणी के अंतर्गत बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गए होंगे कि आवास प्राणियों के अंतर्गत जैव विविधता को उत्पन्न करने वाला कारण होता है। ठीक है, इसको हमें वायवीय, स्थलीय, जलीय आदि के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा जो जैव विविधता का उत्पन्न करने का जो कारक है वो है जनन क्रिया। ठीक है, अर्थात जनन क्रिया द्वारा प्राणियों में जैव विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगला कारण कौन सा है, जनन। जनन किसे कहते हैं कि जो एक प्राणी है, ठीक है, एक प्राणी अपनी स्थिति के द्वारा जनन क्रिया के द्वारा, अर्थात एक प्राणी अपने समान जो जीव उत्पन्न करता है उस उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहा जाता है। एक प्राणी अपने समान दूसरे प्राणी, ठीक है, दूसरे प्राणी को, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जब जन्म देती है तो वह अपने समान जो संतति पैदा करती है उस संतति पैदा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन के यदि हम प्रकार देखते हैं तो जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे कहते हैं मुख्य रूप से सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। इसमें जो मोस्ट है वो है लैंगिक जनन। कि लैंगिक जनन में क्या होता है, दो प्राणियों का समावेश होता है और इसमें दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं। एक लेते हैं मेल गैमेट, ठीक है, और दूसरे जो गैमेट्स भाग लेते हैं वो लेते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के संयोजन से एक नया प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है और जब ये क्रियाएं होती हैं तो मेल से और फीमेल से अलग अलग लक्षणों का निर्धारण होता है, जिसके कारण आधे लक्षण मेल से और आधे लक्षण फीमेल से प्राप्त होते हैं। इसके ही कारण अगली जो संतति बनती है वो नए लक्षणों में विकसित हो जाती है। इसलिए जनन के द्वारा सबसे अधिक और कम समय में जंतुओं में जैव विविधता का लक्षण देखने को पाया जाए, ठीक है। ये चीज है इसके अंतर्गत तो जनन के द्वारा लैंगिक विभेदन प्रेजेंट करती है और जंतुओं में एनिमल डाइवर्सिटी को उत्पन्न करने के कारक है, ठीक है। तीसरा जो कारक है वो है भोजन। भोजन क्या है कि प्राणी अपने जीवित रहने के लिए, ठीक है, और आवश्यक पदार्थों की पूर्ति न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से करता है। तो वो प्राप्त न्यूट्रिएंट्स जिसे माध्यम से मिलते पदार्थ के रूप में मिलते हैं उसी पदार्थ को हम भोजन कहते हैं। अर्थात प्राणियों के लिए आवश्यक एनर्जी और आवश्यक पदार्थों की, ठीक है, पूर्ति जिसके माध्यम से होती है उसको हमें भोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब प्राणियों में भोजन का भी अलग अलग प्रतिरूप पाया जाता है। इसी भोजन के आधार पर हम प्राणियों को तीन रूपों में बांटते हैं, ठीक है। पहले प्राणी होते हैं जो मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी बोला जाता है, ठीक है, अर्थात कार्निवोरस बोला जाता है। दूसरे प्राणी होते हैं जो शाक खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और जो दोनों प्रकार के रूप को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वाहारी के रूप से जानते हैं, अर्थात मांसाहार, शाकाहार, सर्वाहार। इनके यदि हमें मुख के अंतर्गत संरचना को देखते हैं तो उनके दांतों में भी क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो मांसाहारी है उनमें कैनाइन दांत जो होते हैं उन दांतों का अधिक प्रभाव देखने को पाया जाता है। आपने देखा होगा शेर है, चीता है, ठीक है, ये मांसाहारी प्रकृति के प्राणी हैं। तो इनमें जो कैनाइन है जिसे हम कीला बोल सकते हैं वो दांत काफी विकसित प्रकार के होते हैं। जब ये शिकार करता है तो उन शिकारी प्रकृति के शिकारी प्राणियों को, ठीक है, जिन्हें हम पोषक बोल सकते हैं, उनको यह अपने लंबे दांतों की सहायता से चीर देता है जिससे उसको भोजन करने में आसानी रहती है, ठीक है। दूसरे होते हैं शाकाहारी जिसमें कैनाइन दांत क्या हो सकते हैं, एब्सेंट होते हैं, अर्थात ये नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये अगले दांतों के माध्यम से शाक के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात उसको चीरने फाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए शाकाहारियों में ऐसे दांत जो चीरने फाड़ने वाले होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जबड़ों में वो दांतों की अवकाश स्थिति देखने को पाई जाती है, उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। और ऐसे प्राणी जिनके अंतर्गत है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के दांतों के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, ऐसे प्राणियों को हमें सर्वाहारी कहते हैं। अर्थात जो दांत होते हैं चार प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चारों प्रकार के दांत जिस प्राणी में पाए जाते हैं वही प्राणी सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मानव है सर्वाहारी है, कुत्ता भी एक सर्वाहारी के रूप में देखने को मिलता है, बिल्ली सर्वाहारी प्रकृति के रूप में पाए जाती है। तो ऐसे प्राणी सर्वाहारी कहलाते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि जो भोजन का जो प्रतिरूप बदला है उसी के आधार पर जंतु भी क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, अर्थात भोजन में जंतुओं में एनिमल डाइवर्सिटी लाने का कारक होता है, ठीक है। तो आज हम तीन कारकों के बारे में बात करते हैं।
पहला जो कारक है आवास, दूसरा है जनन और तीसरा है यहाँ भोजन का प्रकार। तो ये 3 मोस्ट कारण है जो प्राणियों में जैव विविधता उत्पन्न करने का माध्यम बनते हैं। इसमें सबसे अधिक जो जैव विविधता उत्पन्न होती है वो जनन के माध्यम से देखने को मिलती है, क्योंकि प्राणी एक अवस्था में जब आता है और जनन करता है तो जनन में युग्मक जब भाग लेते हैं तो लैंगिक जनन के आधार पर वह अपने जनन लक्षणों को, कायिक लक्षणों को और लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है और दूसरी पीढ़ी में आधे मेल से और आधे फीमेल से आते हैं, जिससे नए जीव का विकास हो जाता है, अर्थात नए लक्षणों का विकास हो जाता है, जिसके कारण तेजी से जैव विविधता देखने को पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज जैव विविधता जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसका एक साधारण इंट्रोडक्शन है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एनिमल डाइवर्सिटी पेपर है फर्स्ट उसको कितने और भागों में बांटा गया है, तो इसके 4 सेक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, 4 सेक्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। इनमें क्या रखा गया है उसके बारे में हम और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन यहाँ पर ए, सेक्शन ए, इसमें हम मुख्य से आने वर्टेब्रेट्स प्राणियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी, इसमें भी हमें आने वर्टे